चलिए, पिछले दिन हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव पी ब्लॉक के तत्व का कंप्लीट किए थे। क्लास 12 के पी ब्लॉक के तत्व के चैप्टर का 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अभी 41वां से है। अम्लराज एक मिश्रण है। अम्लराज को इंग्लिश में एक्वारेजिया के नाम से भी जाना जाता है और जिसका प्रयोग सोने को डिसॉल्व करने के लिए या सोना ऐसे नॉर्मली किसी दूसरे अम्ल में डिसॉल्व नहीं हो पाता है, लेकिन एक्वारेजिया में सोना डिसॉल्व हो जाता है। ये HNO3 और HCl के मिश्रण से बना होता है, जिसमें 3 हिस्सा HCl और 1 हिस्सा HNO3 होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब याद रखने का तरीका क्या हो गया, हम लोग याद करने के लिए बच्चा को ऐसे बता देते हैं कि देखो बाबू, HNO3 में 3% है तो इसके साथ 3 नहीं होगा, और इसके साथ कोई परसेंट नहीं था तो इसके साथ हम लोग 3 लगा दिए। ये सिर्फ याद करने का एक टेक्निक हुआ, ऐसा नहीं है कि ये रीजन है, ये रीजन नहीं है। उसमें 3 हिस्सा HCl और 1 हिस्सा क्या, HNO3 का मिला करके और अम्लराज का निर्माण किया जाता है। जैसे H2O आपने देखा, तो H2O के बनने में ऑक्सीजन का दुगना चाहिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का दुगना हाइड्रोजन चाहिए, और हाइड्रोजन का आधा चाहिए क्या, ऑक्सीजन। आप दोनों में से कोई भी बात समझ सकते हैं। तो वैसे ही अम्लराज में है, अम्लराज को बनने के लिए 3 HCl और 1 हिस्सा HNO3 चाहिए, तो अम्लराज का निर्माण हो जाएगा। अम्लराज का दूसरा नाम एक्वारेजिया भी है, जिसका प्रयोग सोने को डिसॉल्व करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है PbO2 की सांद्र NHO3 से क्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। बॉक्साइट एक अयस्क है किसका, पिछले वाले भी वीडियो में आया था। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। अयस्क के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन पहले से भी कर चुका है। आयोडीन की खोज किसने की थी, देखिए एलिमेंट ये पी ब्लॉक के तत्व हैं, तो पी ब्लॉक के तत्व में जो भी पॉपुलर एलिमेंट्स हैं, वो सारे पॉपुलर एलिमेंट्स में आप कोशिश कीजिएगा कि उनके डिस्कवरर कौन है, यानी कि उनकी खोज किसने की, आप उसको याद रख लीजिएगा। ऐसा नॉर्मल जो क्वेश्चन आया, आयोडीन की खोज किसने की, तो वर्नार्ड कोर्टोइस ने किया था। किसने किया था, वर्नार्ड कोर्टोइस ने। MnO पर HCl की अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो अगर आप MnO को HCl के साथ अभिक्रिया कराए तो क्लोरीन गैस मुक्त होगी। कौन सी गैस मुक्त होगी, क्लोरीन गैस मुक्त होगी। नॉवेल गैस होते हैं, तो आपको पिछले दिन भी बताया गया था ये बात कि नॉवेल गैस जितने भी है वो सब एक परमाणविक होते हैं। क्या होते हैं, एक परमाणविक, मतलब वो अकेले भी रह सकते हैं। तो नॉवेल गैस क्या है, एक परमाणविक है। नॉवेल गैस क्या है, एक परमाणविक है। नॉवेल गैस में कौन कौन से आ जाएगा, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब के सब कौन से गैस में आ जाते हैं, नॉवेल गैस में आ जाता है। तो ये सब के सब एक परमाणविक है, मतलब ये सब सिंगल रह सकता है अकेले, इसको किसी के साथ ज्वाइंट होने की विशेष आवश्यकता नहीं है। उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत क्या है, वायुमंडल उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत है। जितने भी उत्कृष्ट गैस हैं उनका मुख्य स्रोत वायुमंडल है। कौन है, वायुमंडल। Cl2O7 में ClOCl कौन पाया जाता है, पिक्चर आपको शायद दिख रहा होगा। इसमें Cl ये O है और फिर यहाँ Cl है, इसके बीच का जो एंगल है वो 190 डिग्री अप्रोक्सीमेट है। तो आपका जो आंसर है वो 119 हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमसे पूछा था कि जो Cl2O7 है उसमें ClOCl कोण पाया जाता है, तो ClOCl कोण कितना पाया जाता है, तो 119 डिग्री। ClO4 माइनस की आकृति कैसी होती है, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है। ClO4 माइनस किस स्ट्रक्चर का होता है, टेट्राहेड्रल। कुछ कुछ कंपाउंड्स का आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना होगा। AB7 टाइप के इंटर हाइलोजन की संरचना कैसी होती है,
तो आपको एक स्पेसिफिक भी दिया हुआ है कि AB7 प्रकार का एंटर हाइड्रोजन यौगिकों की संरचना पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, जिसको हम लोग पेंटागोनल बाईपिरामिडल के नाम से जानते हैं। आपको जैसे आसानी से याद हो जाए, ऐसे हिंदी इंग्लिश का सिर्फ अंतर है। पेंटागोनल बाईपिरामिडल इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में पंचकोणीय द्विपिरामिडीय बोलते हैं। आदत हो गया, जिस तरीके से आपका जैसे आदत है वैसे आप बोल सकते हैं। AB7 का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। उजला और पीला फास्फोरस, पिछले दिन आपको बताए थे अपरूप के बारे में, बोला गया था कि अपरूप हम लोग किसको बोलते हैं, तो वो सब में सेम कंटेंट, जैसे आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके होंगे, ग्रेफाइट, हीरा, बंकमिस्टर फुलेरिन, ये सब के सब कार्बन के ही बने हुए हैं, लेकिन इनके एटम का अरेंजमेंट जिस तरीके का होता है उसके हिसाब से उनका नाम और उनका भौतिक गुण भी होता है। मतलब समान सेम चीज का बना है लेकिन उनका भौतिक गुण अलग है, तो हम लोग उनको अपरूप बोल देते हैं। तो फास्फोरस के भी अपरूप है, श्वेत फास्फोरस जिसको पीला फास्फोरस भी बोलते हैं, उजला फास्फोरस के नाम से भी बोलते हैं, लाल फास्फोरस बोलते हैं, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस, इतने सारे अपरूप हैं। तब बोला उजला और पीला फास्फोरस क्या है, तो अपरूप है। हालांकि वो दोनों तो सेम ही है। नाइट्रिक अम्ल किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, तो इसका ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्कशन आपको क्लास में कराया गया होगा कि कौन कौन से ऐसी विधि हैं जिस विधि से नाइट्रिक अम्ल आप बना सकते हैं। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से ओस्वाल्ड एक प्रोसेस है, उस ओस्वाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मेशन किया जा सकता है। नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा, HNO3। उसको किस विधि से बनाएंगे, ओस्वाल्ड विधि से। किस विधि से, ओस्वाल्ड, किसी साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से ये लिख दिया गया है। नाइट्रिक अम्ल का क्या सूत्र होगा, चलिए पिछले क्वेश्चन में ही करा दिया गया। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, HNO3 हो जाएगा। हाँ, सूत्र भी पूछ देता है, यानी फार्मूला भी आपसे पूछ दिया जा सकता है, जो आपको उस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ने के लिए होगा वो फार्मूला पूछा जाएगा। तो नाइट्रिक अम्ल का क्या फार्मूला हो जाएगा, HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बोलेगा तो HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। NH3 में N का संकरण क्या है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, 2-3 बार ऐसा पूछा जा चुका है। NH3 में नाइट्रोजन का संकरण sp3 होगा। संकरण के बारे में ज्यादा डिस्कशन आपको क्लास 11 क्लास में आपको मिला होगा, उसमें संकरण काफी डिटेल्स में पढ़ने के लिए था। संकरण में होता क्या था कि 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते थे। वो नए ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल होते थे। खैर ज्यादा डिस्कशन यहाँ नहीं कर सकते। NH3 में नाइट्रोजन का संकरण कितना होगा, तो sp3 हो जाएगा। आगे, आर्गन किसके द्वारा खोजी गई थी, तो रामसे नामक जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा आर्गन की खोज की गई थी। मैंने पहले ही बोला, कम से कम कोशिश कीजिए कि जितने भी उत्कृष्ट गैस हैं, वो जितने भी उत्कृष्ट गैस हैं उन सबके साइंटिस्टों के बारे में पता कर ले कि वो किसने खोजा था। H2O2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और इसके आगे का क्वेश्चन क्या है कि में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो आपको बताया गया था कि सामान्य रूप से ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन अब ये चेंजिंग कहां कहां है, अगर OF2 में पूछे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या तो +2 हो जाएगा। सामान्य रूप से -2 होता है, लेकिन अगर पर ऑक्साइड में पूछे तो -1 और सुपर ऑक्साइड में पूछे तो -1/2। ये ध्यान आप रख लीजिएगा। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगा। सामान्य रूप से एकदम जनरली, अगर जनरली बात करें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -2। अगर पर ऑक्साइड में बोले, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1। अगर सुपर ऑक्साइड में बोले तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/2। अगर ऑक्सीजन अकेले है तो उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन के इतने सारे ऑक्सीकरण संख्या हैं। आपको पूछा है H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एक क्लास 11 में आपको डिटेल्स पढ़ाया गया है। सल्फर अणु है, सल्फर को हम लिखते हैं S8, तो ये अष्ट परमाणविक हो गया। ऐसे ही चेक होता है। हाइड्रोजन को लिखते हैं H2, द्विपरमाणविक है। फास्फोरस को लिखते हैं P4, चतुष्परमाणविक है। तो सल्फर को लिखते हैं S8, तो ये हो जाएगा अष्ट परमाणविक। क्या इसको बोलेंगे, अष्ट परमाणविक। डाइबोरॉन में बोरोन का प्रसंकरण कितना होगा, तो इसमें भी sp3 है।
डाइबोरॉन में बोरॉन का प्रसंकरण कितना होगा, यानी कि संकरण हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 हो जाएगा। SO2 अणु में एस परमाणु का संकरण क्या होगा, तो SO2 अणु में एस परमाणु का संकरण sp2 हो जाएगा। इनमें से कौन सा 17 का तत्व नहीं है, तो ये तो आप ही बता सकते हैं। उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाइटीन आता है। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या बोला, इनमें कौन ग्रुप 17 का तत्व नहीं है, यानी कि ग्रुप 17 में वो शामिल नहीं है। तो फ्लोरीन तो है, ये क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, लेकिन आयोडीन ग्रुप 17 का तत्व नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका यहां हो जाएगा ऑक्सीजन। अक्रिय गैसों के 72 कोष का विन्यास कितना होगा, तो अक्रिय गैस का अगर 72 कक्षा का विन्यास निकाले तो चलिए हम एक एग्जांपल ही लेते हैं। जैसे नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 10 होंगे, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। तो लास्ट में इसको ns2 np6 बोल सकते हैं। आप दूसरा भी एक एग्जांपल ले सकते हैं अपना सेटिस्फैक्शन के लिए कि दूसरे में ऐसे लागू होता है कि नहीं। तो आर्गन को ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 18 है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 है, 3s2 है और 3p6 हो जाएगा। तो इसको भी आप ns2 और np6 लिख सकते हो, ये दोनों सेम मिल रहा है ना, इसलिए उसको n लिख दिया है। तो कॉन्फ़िगरेशन कौन हो जाएगा, ns2 np6 कहीं पे है डी वाला करेक्ट आंसर है, ns2 np6 हो जाएगा। यानी आपको ग्रुप का आउटर कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा। अगर आप आउटर कॉन्फ़िगरेशन को क्लियर कर लेते हैं, सारे ग्रुप जो जो पढ़ने के लिए आपको दिया हुआ है, जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट में क्लास 12 में आपको 14 15 16 17 और 18 पढ़ने के लिए दिया हुआ है। फिर से ध्यान रखेंगे, आपको ग्रुप 14 15 16 17 और 18 इतना सारे ग्रुप आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है, और इन सभी ग्रुप का आउटर कॉन्फ़िगरेशन भी आपको क्लास में बताया गया होगा या बताया गया है। तो आप आउटर कॉन्फ़िगरेशन पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आउटर कॉन्फ़िगरेशन से सवाल आता है। जैसे पिछले दिन भी हम लोग पढ़े थे कि ग्रुप 15 का आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसमें हमने डिस्कशन में बताया था कि ग्रुप 16 का क्या होगा। अगर आप ग्रुप 17 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अभी ग्रुप 18 यानी कि अक्रिय गैस क्या बोला, तो ns2 np6 हो जाएगा। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, अभी तो मैंने बताया, अभी तुरंत हम बताए हैं कि OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाती है, +2। तो यह करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्न सिल्वर हाइलाइट में कौन जल में विलय है, देखिए ये भी सिल्वर हाइलाइट है। सिल्वर हाइलाइट का मतलब क्या हुआ कि ये है हमारा सिल्वर और X अगर इसके साथ अटैच हो जाए तो इसको कहते हैं हम लोग सिल्वर हाइलाइट। सिल्वर हाइलाइट, ये सिल्वर हाइलाइट में कौन सा वैसा सिल्वर हाइलाइट है जो जल में विलय है, तो सिल्वर हाइलाइट जल में विलय है AgF। कौन विलय है, AgF, मतलब सिल्वर फ्लोराइड उसको पढ़ेंगे। एकल परमाणविक गैस कौन है, आपको पहले ही बता दिए हैं, एकल परमाणविक वही गैस होंगे जो उत्कृष्ट हैं। तो यहां पे हाइड्रोजन तो H2 लिखते हैं, इसको तो हम लोग N2 लिखते हैं, इसको तो लिखते हैं F2। तो ये हमारा जो है एकल परमाणविक हो जाएगा। ये बाकी सब जितने भी ऑप्शंस हैं ये सब द्विपरमाणविक है। ये सब कौन से हैं, द्विपरमाणविक। निम्न में कौन सा पेंटाक्लोराइड नहीं बनाता है, पिछले दिन आपको बताया गया था या क्लास में आपको बताया गया है कि ग्रुप जो 15 है उसके जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे पेंटा हाइलाइट बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को छोड़कर। नाइट्रोजन पेंटा हाइलाइट का फॉर्मेशन नहीं करता है, तो नाइट्रोजन पेंटा हाइलाइट का फॉर्मेशन, बाकी सब पेंटा हाइलाइट बनाते हैं, तो ये NCl5 का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी नाइट्रोजन पेंटा हाइलाइट का निर्माण नहीं करती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। वर्ग 15 के तत्व में हाइड्राइडो की क्षारीय प्रबलता घटने का क्रम क्या है, तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं उसके हाइड्राइडो की क्षारीयता घटती चली जाती है और उसके हाइड्राइडो की अम्लीयता बढ़ती चली जाती है। फिर से इसका लॉजिक समझिएगा, या जो आपको लिखवाया गया है आपकी कॉपी में वो ये बात लिखा गया होगा कि ग्रुप 15 में अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो उसके हाइड्राइड मतलब 15 के एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन को मिला दिया जाए तो ऊपर से नीचे आइएगा तो उसका क्षारीयता घटेगा और उसकी अम्लीयता बढ़ती चली जाएगी। तो ऊपर नाइट्रोजन है,
ऊपर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ, ऐसा होता है। हालांकि इसमें ऑप्शन में तो बिस्मथ दिया हुआ नहीं, तो आपको इतना ही से काम चलाना है। मैंने क्या कहा कि ऊपर से आप आते हैं नीचे, तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आइएगा तो उसके जो हाइड्राइड हैं उस हाइड्राइड की क्षारीयता घटेगी। तो जब उसकी हाइड्राइड की क्षारीयता घटेगी तो देखो तो सबसे ज्यादा क्षारीय प्रवृत्ति का NH3 होगा, उससे कम PH3 होगा, फिर उससे कम ASH3 होगा, फिर उससे कम SBH3 होगा और फिर उससे कम BiH3 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से मार दीजिए, करेक्ट आंसर इसका C हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपको अम्लीयता बोलता तो अम्लीयता ऊपर से नीचे बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको यहां क्षारीय प्रबलता पूछा है, अगर आपसे अम्लीय प्रबलता पूछता तो ये पलट जाता। ठीक है। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल में फास्फोरस परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? ध्यान से सुनिएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाए वो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। हमको कहा कि हाइपोफॉस्फोरस जो अम्ल है, उस हाइपोफॉस्फोरस अम्ल में फास्फोरस परमाणु से कौन मतलब कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं? तो ये हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का फॉर्मूला है। इसमें फास्फोरस यहां हमारा रहा और एक हाइड्रोजन यहां अटैच है और एक हाइड्रोजन यहां अटैच है, तो टोटल कितना हाइड्रोजन अटैच है? 2 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन अटैच है। बोला P4O10 में सिग्मा बंध की संख्या कितनी होगी? एक बात याद रखिएगा, एक है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। अगर आपको जानकारी क्लास 11 में मिल गया है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो और भी अच्छी बात है। सिंगल बॉन्ड जहां भी होगा वो सिग्मा होगा, अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होते हैं, और अगर कहीं ट्रिपल तो एक सिग्मा, एक ऊपर पाई, एक नीचे पाई। ध्यान से फिर से इसे सुन लेंगे। हमने कहा कि अगर सिंगल है तो सिग्मा, अगर डबल है तो एक सिग्मा एक पाई, अगर ट्रिपल है तो एक सिग्मा और 2 पाई। मतलब पाई बॉन्ड अकेले नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड सिर्फ होते हैं और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई हो जाता है। तो इसमें P4O10 में टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो जाती है 16। आप इसमें काउंट डाउन कर सकते हैं। जहां जहां सिंगल बॉन्ड आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं वो सिग्मा डायरेक्टली है, और जहां जहां डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है वहां भी एक एक सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल है। तो ये टोटल काउंट कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ही काउंट कर लिया। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन है? आर्गन। सिंबल थोड़ा याद रख लीजिएगा जरूर। हीलियम, ये आर्गन है, या नियॉन है, या क्रिप्टन है। ठीक है, तो आर्गन जो है वो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एक अक्रिय गैस है। निम्न में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी? पिछले दिन भी था। उभयधर्मी ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड को कहा जाता है जिसकी 2 प्रवृत्ति होती है, एक अम्लीय और दूसरा वो क्षारीय। अम्लीय प्रवृत्ति यानी कि वो क्षार से भी अभिक्रिया कर सकता है और अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है, तो ऐसे ऑक्साइड को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। और यहाँ पे SnO2 जो है वह उभयधर्मी ऑक्साइड है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।